अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। आज 3 अहम मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा। क्या एक वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जितवा सकता है? क्या बल्ले के निशान के हवाले से जो PTI को इनसिक्योरिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, या फिर ये PTI की तरफ से एक बहुत इंटेलिजेंट मूव है जो इमरान खान ने जेल के अंदर बैठ के खेली है? क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता तो नहीं है कि एक वकील किसी हल्के में बहुत मजबूत उम्मीदवार हो, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि उसकी अदलिया में असर रसूख हो, और ये भी हो सकता है कि वो सख्त कानूनी चाराजोई में बहुत अहम किरदार अदा कर सके। इस पर भी मुफस्सिल बात करेंगे। और एक मौजू हमारा आज का ये होगा कि पाकिस्तान में आइंदा 30 जून तक कर्ज़ों का बोझ 820 खरब रुपए हो जाएगा, और IMF मज़ीद कोई रिलीफ देने को पाकिस्तान को तैयार नहीं है, और ये हिस्ट्री में हाईएस्ट कर्ज़ है जो हम विटनेस कर रहे हैं। इसके हवाले से भी बात करेंगे। और मौलाना फजल रहमान ने नैब के बारे में ये स्टेटमेंट दी है कि नैब ने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं दिए और नैब ने अपना असल चेहरा दिखा दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब PTI के दौर में जो हुआ उसको डिनाई PDM ने किया, और अब PDM की गवर्नमेंट में जो हुआ उसको डिनाई एक इंटरिम गवर्नमेंट करी है, और कोई भी नैब को एक इदारे की हैसियत से मानने को तैयार नहीं है। तो इदारा है ही क्यों, और क्या है इसके बारे में स्टेट की एग्जैक्ट पॉलिसी, और आगे कैसे चलेगा, इस पर भी हम वैसे बात करेंगे। इस वक्त मुझे अहमद अवैस साहब ने ज्वाइन किया PTI से, और इमरान याकूब साहब ज्वाइन करें, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। अहमद साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगी। पहले तो मुबारक हो, आपने नए अपने लीडर का इंतखाब किया, लेकिन ख़बरें ये हैं कि आपकी अपनी भी पार्टी के अंदर बहुत सारे सवालात हैं कि ये इंतखाब क्यों हुआ है। नहीं तो उसमें मेरे ख्याल में चेयरमैन ने बड़ी सोच विचार के बाद और अपने इसमें बाहमी मशवरे से उनका इसको तजवीज़ किया, क्योंकि जो हालात हैं देखना तो यह कि किन हालात में ये सारा कुछ हो रहा है। असल बात तो ये है, और उसको अगर सामने रखा जाए तो फिर उसमें देखिए ना, फर्स्ट लाइन लीडरशिप जो है सब के सब है। बाकी ये क्योंकि एक्टिवली इस वक्त ये केसेस वगैरह में हर जगह पे पार्टिसिपेट कर रहे थे, और फिर KPK के सूबे से इनका ताल्लुक था। बहुत सारी चीज़ों को मद्देनजर रखा गया है अभी, क्योंकि ये एक परमानेंट तो अपॉइंटमेंट नहीं है। जब तक चेयरमैन की पोजीशन क्लियर नहीं होती है इमरान खान की, तो ही विल एक्ट एज चेयरमैन, और यूनानिमसली उनका इलेक्ट हो जाना भी इस बात का सबूत है। किसी ने कोई एतराज नहीं किया, तो कहीं ऐसी बात नहीं आई। लेकिन अहमद अवैस साहब, क्या ये भी वजह हो सकती है कि PTI को बहुत सारे लीगल फ्रंट्स का सामना है, और उसमें अगर एक ऐसा चेयरमैन नामजद हो जिसको कानूनी समझ ज़्यादा हो, क्योंकि पहले तो इमरान खान की कानूनी टीम ने उनके लिए मुश्किलात ही खड़ी की हैं, चाहे वो फवाद चौधरी हो या बाबर रवान हो, लेकिन इनको इसलिए भी नामजद किया गया है कि ये मामला को बेहतर तरीके से चला सकेंगे, हालांकि इन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया था PTI। जी, मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये सर्कमस्टांसेस कंडीशंस को देखना होता है, और यही सूरत हाल है कि एक का उनका लीगल फटर्निटी से ताल्लुक है, और इस तरह से वो प्रोफेशनल हैं लॉयर, और PTI के सब अहम केसेस में वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, और जो बड़े स्पॉन्टेनियसली आपको मौके के ऊपर फैसले कर रहे होते हैं, तो बीइंग लीगल एक्सपर्ट जिसके लिए वो ज़्यादा आसानी है, तो उनकी लीगल आस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए वो फैसले भी कर सकते हैं, और मशवरे के लिए भी जो सबसे रास्ते में भी आसान है, क्योंकि जो चेयरमैन PTI जो पहले से इमरान खान साहब, उनकी तो अभी जो पोजीशन जिस अंदाज में बनाई हुई है कि जहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यहाँ में मुझे ये कहने की भी आप इजाज़त देंगे कि ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अगेंस्ट लॉ जो कुछ सलूक रवा रखा जा रहा है इस वक्त इमरान खान के साथ। ठीक है, आप काइंडली मेरे साथ रहिएगा। इमरान याकूब साहब को भी शामिल करती हूँ। इमरान साहब, ये नए PTI के चेयरमैन की जो नामजदगी हुई है, ये सरप्राइजिंग है आपके लिए, या बड़ी इंटेलिजेंट मूव है जो किए है चेयरमैन PTI ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गुजारिश ये है कि जो ये गोहर अली खान साहब की हुई है इस तरह से बकौल अहमद अवैस साहब अपॉइंटमेंट, तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इसने एक दफ़ा फिर हमारी सियासी जमातों का जो तरीक़ाकार है उसकी कलाई खोल के रख दी है। आप मुझे ये बताएं कि ये जमहूरी होने का जो दावा करती हैं तमाम सियासी जमातें, और इमरान खान साहब भी हमेशा ये कहते रहे कि मरूसी सियासत ना हो, शख्सियत परस्ती ना हो, ये ना हो, वो ना हो, तो अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? अगर इतनी ही ये जमहूरी जमात है
तहरीक इंसाफ, तो फिर तो किसी सियासी शख्सियत को उन्हें चेयरमैन अपने बाद नामजद कर देना चाहिए था। लेकिन इमरान साहब कौन ये हो तो सकती थी सियासी शख्सियत? परवेज नो, इलाही भी नहीं है, शाह देख महमूद कुरैशी भी नहीं है, कौन कौन हो सकता था? देख पीटीआई में बहुत सारे लोग हैं जो हो सकते थे। अली हम्म मोहम्मद खान साहब भी हो सकते थे, और भी बहुत सारे हम्म लोग हैं जो हो सकते थे। मामला ये नहीं है। मामला ये है कि अगर वो किसी भी सियासी शख्सियत को बना देते, तो उन्हें ये खौफ था, ये डर था, या ये कहीं उनके भी दिल में ये बात थी कि ये ना हो कि मेरी सियासी जमात हाईजैक हो जाए। हम्म लिहाजा उन्होंने एक तरह से उस शख्सियत को बनाया जो उस तरह से वो सियासी नहीं है, ताकि जैसे ही उनके लिए हालात साजगर हों तो वापस आप ये लिख लें आज मेरी बात के, जैसे ही वो मामला ठीक होंगे तो गौहर अली खान साहब से ये होता वापस ले लिया जाएगा और दोबारा इमरान खान साहब बन जाएंगे। मसला सिर्फ तहरीक इंसाफ का नहीं है। मुझे आप ये बताएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात कर लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर लें, जमीयत उलमा इस्लाम की बात कर लें, एमक्यूएम की बात कर लें, अलमिया ही ये है कि यहाँ पे यही बात है कि जाने ही नहीं देते अपने से बाहर किसी चीज को। तो ये चीजें जो हैं ये हमारे लिए जमहूरियत के लिए नुकसानदेह हैं। हमारे मुल्क में जमहूरियत को ऐसी चीजें ही पनपने नहीं देती। ठीक है इमरान साहब, आप काइंडली मेरे साथ रहिएगा। अहमद अवैस साहब, एक ओपिनियन ये भी है कि जब हम किसी कारकुन को या किसी गैर सियासी शख्सियत को बड़ा ओहदा देते हैं, जैसे आपकी पार्टी में दिया गया, तो उसकी एक वजह ये भी होती है कि वो उसमें लॉयल्टी फैक्टर ज़्यादा है। वो चेयरमैन पीटीआई के लिए सियासी चैलेंज नहीं बनेंगे और सिर्फ बल्ले का निशान महफूज रखने की हद तक उनका रोल होगा, इलेक्शन जितवानी की पोजीशन में नहीं होंगे और ना ही सियासी हरीफ बन सकेंगे। ये देखिए ना, ये अभी जिस तरह से ये बात अभी यहाँ हो रही थी, ये क्यों नहीं समझते हैं कि तमाम यहाँ पे पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो अपनी अपनी डायनेस्टी बना के बैठे हुए हैं। उधर आप वो उनके देख रहे हैं जरदारी साहब को और भुट्टो साहब की फैमिली से बाहर लीडरशिप को जाने नहीं देते। इसी तरह मियां नवाज शरीफ को देख लें कि वो भी आप समझते हैं कि ये उनका हक है कि बादशाही निज़ाम की तरफ उसके चले में, इस वजह से इनके एटीट्यूड भी डेस्पोटिक है। उसके मुकाबले में आपने देखा है कि इमरान खान अगर जेल में है, उन्होंने तो कोई तजवीज़ भी किया कि जी मेरी किसी बहन को बना दो या मेरी बेगम को बना दिया जाए एक्टिंग चेयरमैन, या इस वक्त जो जरूरत है उसके मुताबिक चेयरपर्सन उनको बना दिया जाए। ये अप्रिशिएट करने वाली बात है कि बजाय से कि वो तो वो ऑलरेडी अपने इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि वो घरेलू खातून है, तो वो तो शायद वैसे ही मुमकिनात में से था कि उनको नामजद नहीं करते। वैसे तो उनको घरेलू कहाँ बनाया जा रहा है। उनके ऊपर जो प्रोपेगेंडा और जो एंटी प्रोपेगेंडा जिस किस्म का चलाया जा रहा है उनकी खातून खाना के ऊपर कि जी वो सारे सियासी फैसले वो करती थी और वो फलां करती थी और वो फलां करती थी। लेकिन सवाल है कि इमरान खान पहले ही कह चुके थे कि मैं सियासी जमात को अपने घर की जमात नहीं बनाऊंगा और ये सियासी जमात की हैसियत से ही रहेगी, क्योंकि ये तो हेरिटरी तो है नहीं है। हमारी यहाँ पे तमाम जमातें जो है वो हेरिटरी अंदाज में चलती, विरासत चलती है उनसे आगे, और ये इसी वजह से हमारा निज़ाम जो है वो बिल्कुल इनताज पजीर है, तबाह हुआ पड़ा है। यहाँ पे प्रोग्रेसिव एटीट्यूड होना लेकिन चाहिए। एक राय ये भी है अहमद अवैस साहब कि ये एक अच्छा मौका हो सकता था कि कोई ऐसी शख्सियत आती जो चेयरमैन बनती, फिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुकात बेहतर हो सकते थे आप लोगों के। और आमतौर पे वकला के बारे में इम्प्रेशन ये है कि वो स्टैंड ले लेते हैं। हालांकि बैरिस्टर गौर साहब की तो पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस रहे हैं, अदलिया की तहरीक में भी वो उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की थी। देखिए ये देखिए ना, सवाल है कि लीगल फ्रेटर्निटी से ताल्लुक थे, इस वक्त तो एक्टिव थे, उनका नॉमिनेशन और कोई हार्ड वर्किंग किसके लिए। मैं अपनी मिसाल आपको देता हूँ कि उनके नॉमिनेशन पेपर को मैंने प्रपोज किया था। तो इस वजह से ये बिल्कुल ऐसी सोच जो है, इसको हमें ये नेगेटिव अंदाज की सोच जो है इसको किसी सूरत भी एनकरेज नहीं करना चाहिए। देखना अच्छा, नेगेटिव है सोच का। ये आप मेरे साथ ही रुकिएगा। इमरान याकूब साहब, इसमें क्या नेगेटिव लगता है आपको कि अगर परवेज़ इलाही नहीं हो सकते थे, शाह महमूद कुरैशी नहीं हो सकते थे, ऑल्दो उनको सज़ाएं तो नहीं सुनाई गई, लेकिन उनके भी बहुत कानूनी मामला चल रहे हैं, कोई और शख्सियत हो सकती थी जो कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे कर लेती। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त पीटीआई की प्रायोरिटी क्या है, तरजीह क्या है, करना क्या चाह रहे थे वो इस अपॉइंटमेंट से? अगर
शॉर्ट टर्म के लिए भी है, तो शॉर्ट टर्म करके क्या करना है? एटलीस्ट देखिए इलेक्शन तक तो नहीं गुजारिश है ना? ये देखिए गुजारिश ये है कि ये जो बात है अहमद अवैध साहब जो फरमा रहे थे नेगेटिविटी का और ये मामला, तो ये तो नेगेटिविटी के बारे में वही एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह की नेगेटिविटी की वो बात कर रहे हैं। मैं तो बीइंग अ फॉरवर्ड ऑफ पॉलिटिक्स ये समझता हूँ हम्म। कि बहुत सारे कारकुन ऐसे थे जिनकी कुर्बानियां बहरहाल गौहर साहब से बहुत ज्यादा हैं, हम्म। लेकिन उन्हें इसीलिए मौका नहीं दिया गया कि वो शायद इमरान खान साहब के उतने एतबार वाले नहीं होंगे। वो इमरान खान साहब के इतने उनको यही डर और खौफ है कि वो कहीं बाद में ये ना हो कि मुकर ही ना जाए और वो कहें कि नहीं मैं नहीं छोड़ता आपके लिए। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई का वजूद इमरान खान के दम से है। अगर पीटीआई में से इमरान खान साहब को अलग कर दें निकाल दें तो पीटीआई रहती नहीं। दूसरी बात ये कि जिस ठीक है तरह इमरान से साहब, अभी ये एक मुझे आपसे अहम सवाल पूछना है कि आप जज कैसे करेंगे इस अपॉइंटमेंट को सियासी तौर पे, ऑल्दो वो एक वकील हैं, कि जब अदलिया की बहाली की तहरीक थी तो बैरिस्टर गौहर साहब ने पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़ा था 2008 में, और अब 2023 के बाद 2024 के इलेक्शन से पहले वो कोइंसिडेंटली या खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से उन्हें ये ओहदा मिल गया। तो व्हाट रोल पॉलिटिकल डू यू सी दैट ही कैन सर्व फॉर पीटीआई, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जिन हालात में उन्होंने पीपल्स देखिए पार्टी वो ज्वाइन की थी? देखिए जो मर्जी हालात हों इसमें वो स्वाय के रैबिट स्टम्प के कुछ नहीं कर सकते। हम्म। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये पीछे बात चल के उसी पे जाएगी कि इमरान खान साहब ही सलाहों को पीछे बैठ के ये पार्टी चलाएंगे। और वो बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो इंतहाई एक काबिल शख्सियत है। उनके काबिल होने में, उनकी काबिलियत पे, उनके प्रोफेशनल होने में किसी तरह का कम से कम मुझे तो डाउट नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मैं नहीं समझता कि वो बतौर चेयरमैन को अपना जो है ना खुल के इजहार कर सकें, खुल के फैसला कर सकें या इवन अपनी मर्जी से कोई फैसला कर सके। वो रबर स्टम्प के तौर पे काम करेंगे, जो उन्हें इंस्ट्रक्शन दे दी जाएंगी उसको उसी तरह से वो अमली जामा पहना देंगे। जहां तक बात है फैमिली की, अभी ये डिस्कशन हो रही थी कि फैमिली, तो वो कंट्रोवर्सी तो पहले जनरेट हो चुकी है। मुबैना तौर पे जो ऑडियो भी लतीफ खोसा साहब की लीक हुई खातून खाना के साथ, और फिर अलीमा खान साहबा के हवाले से लेके ये जो बातें हो रही थी, मैं उन बातों में पढ़ना नहीं चाहता, दोहराना नहीं चाहता, लेकिन बहुत सारी चीजें शामिल थी। तो ये भी एक कंट्रोवर्सी है कि शायद इसलिए भी खान साहब को ऐन वक्त पे ये फैसला बदलना पड़ा कि वो चीजें आउट हो गई थी। तो ये सारी चीजें हैं, देखें ये आपको मद्देनजर रखना होंगी। दूसरी बात ये है कि अगर सबसे जो अहम फैसला था इमरान खान साहब के लिए, वो मैं ये समझता हूँ कि देखें इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन अगर होते हैं तो क्या अगर इमरान खान साहब किसी ऐसे बंदे को चेयरमैन बना देते जिसकी बात लोगों को ये एहसास होता या पीटीआई के वर्कर्स ये समझते कि शायद वो इमरान खान की लाइन टो नहीं कर रहे, तो शायद उस तरह से उनके लिए मसाइल मजीद ठीक है, बढ़ते। बहुत शुक्रिया आप दोनों अब का, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आएंगे। मैं खुशामदीद, इस वक्त में ज्वाइन कर रहे हैं अज़र सदीक साहब, एडवोकेट हैं, और इमरान शफीक साहब, नैब के हवाले से मैटर्स पे अबूर हासिल है उन्हें। दोनों का बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। अज़र सदीक साहब, मौलाना फजल रहमान ने स्टेटमेंट दी है कि नैब ने नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ सबूत नहीं इकट्ठे किए और आज उनकी हकीकत और चेहरा आश्कार हो गया। तो मैं इस सेगमेंट में आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि अगर नैब की हकीकत और उसका चेहरा और उसकी परफॉर्मेंस सारे हलकों में इतनी क्लियर है, तो फिर कुछ किया क्यों नहीं जाता इस हवाले से? हर गवर्नमेंट इसको इस्तेमाल भी करती है, फिर बाद में कोसती भी है। खाकान अब्बासी वगैरह ने तो चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट पे बाद में माफिया भी मांगी पीपल्स पार्टी के साथ मिलके, लेकिन 3 साल गुजरने वाले हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं किया। अच्छा, फिर तो एक बड़ी सीधी सी बात है, 190 मिलियन का जो इमरान खान के खिलाफ केस है वो तो फिर रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए ना। यानी यही मौलाना फजलुर रहमान, शाहिद खाकान अब्बासी अगर इन सबको बुलाकर पूछे हैं इस बात से, यानी मैं तो वैसे वो देख रहा था, मैं हैरान हूँ, मुझे तो एक भी करप्शन का सबूत नजर नहीं आया। 190 मिलियन पैसे ट्रांसफर हुए, सुप्रीम कोर्ट से वहां पर आ गए, पैसे अगर दिए ट्रस्ट के लिए दिए, ट्रस्ट कायम है, ट्रस्ट चल रहा है, तो जुर्म क्या हुआ? यही तो समझने की बात है ना। ये सियासी जमातों के लेकिन लीडरों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ प्रॉब्लम इंटरेस्ट ये तो आ रहा है ना सदीक साहब, वो एक अलग बहस हो जाएगी। लेकिन हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर केस, बट वी आर डिस्कसिंग नैब एज एन मैं इंस्टीट्यूशन। उसी तरफ जी। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ।
मैं चूंकि मैंने बड़ी बारीकी से सारों को देखा हुआ है, ठीक। नवाज शरीफ पूरे खानदान की इनकम टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट उठाकर देख लें, ये जायदाद डिक्लेयर नहीं है। ये जायदाद एडमिटेडली शरीफ खानदान की है। 1988-89 का अगर आप उनका चौधरी शरीफ जिसके वाले साहब के बारे में बात करते हैं, नवाज शरीफ के इनकम टैक्स का रिकॉर्ड उठाने, रिपोर्टेड जजमेंट है 9,36,311 आमदन है, 50 लाख हुई थी। वो लड़ाई लड़ी और 2014 में आके 9,36,000, मैं 9 करोड़ नहीं कह रहा, 90 लाख नहीं कह रहा, 90 करोड़ नहीं कह रहा, तो ये जायदादें ये ना यहाँ खरीदी है और ये कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया था, सुप्रीम कोर्ट में मिस डेक्लेरेशन का आया था, मिस डेक्लेरेशन आज भी मौजूद है। ये तनख्वाह ले रहे थे, वो तनख्वाह को डिक्लेयर नहीं किया इन्होंने, वो डिक्लेयर करनी चाहिए थी। आइन और कानून यही कहता है 62(1)(f) के हवाले से। 126 दिन हेयरिंग चली, कोई सबूत लेके आए उस जायदाद के कि मलकियत कैसी है, फिर जीआईटी बनी, जीआईटी में कोई सबूत आया, फिर कतरी खत आ गया। सब लोगों को याद होना चाहिए, इसका मतलब सबूत कोई नहीं था तो कतरी खत आ गया। नैब में इंक्वायरी हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई और नैब ने एक ट्रायल लेकिन किया। अजहर साहब, हम यही तो डिस्कस करें कि नैब भी तो इस काबिल नहीं था ना कि कुछ साबित कर सकता, क्योंकि ये सवाल तो उस वक्त भी कायम था कि मनी ट्रेल दूसरी तरफ से ही आ जाता। नहीं, वो बर्डन ऑफ प्रूफ वाले मामले पे अभी तक हम फंसे हुए हैं। अब नहीं, बिल्कुल ये ठीक वाला है, आप काइंडली केस तो प्लीज़ होल्ड योर प्लीज़ सर। इमरान शफीक साहब, मौलाना फजल रहमान ने भी कहा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, इनकी हकीकत सामने आ गई है। आप कई दफ़ा मेरे प्रोग्राम में ये बात कर चुके हैं कि हमारी ज़रूरत है ऐसा इदारा मुल्क में होने की। तो मैं आपसे पूछूं कि अगर हर सर्कल में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि ये गलत काम कर रहा है, तो ये इतना है क्यों इदारा, फिर ये है ही क्यों, और अब क्या सोच रही है हुकूमत इसके बारे में? देखिए, मैं बुनियादी तौर पर तो ये समझता हूँ कि करप्शन एक ऐसी हकीकत है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और मैं ये भी समझता हूँ कि करप्शन के लिए एक इदारे की और एक ख़ुद मुख्तार इदारे की, आज़ाद इदारे की बहुत सख्त ज़रूरत है। लेकिन ये एक हकीकत है कि नैब बदकिस्मती से वो जो ज़रूरत है पाकिस्तान की वो पूरी नहीं कर सका, और नैब से करप्शन के बजाय पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का काम लिया जाता रहा। और मुझे ये अज़हर सदीक साहब मोहतरम की बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है जब वो ये कहते हैं कि नैब जो है नवाज शरीफ के खिलाफ अगर मुकदमात हैं तो नैब ने वो सारे साबित कर दिए, और जब इमरान खान साहब की बारी आए तो वो कहते हैं नैब ठीक नहीं है, नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का काम कर रहा है। भाई, नैब अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग एक केस में कर रहा है तो फिर ये माने कि नैब दूसरे केस में भी कर रहा है और तीसरे और चौथे केस में भी कर रहा है। और नैब ने जब से नैब बना है उस दौर से नैब ने यही काम किया है। नैब पहले वज़राए आज़म के खिलाफ इस्तेमाल होता रहा, और अब ये कोई दलील नहीं है कि नैब आगे भी इस्तेमाल नहीं होगा। नैब ने अपने किरदार को मशकूक कर दिया है। बुनियादी तौर पर मैं जो केस है, पनामा केस है, मैं उसको भी ये समझता हूँ कि उस केस में जान हो सकती थी, उसके लिए एविडेंस इकट्ठी की जा सकती थी। लेकिन मैं बुनियादी तौर पर उस केस में नैब को कम मोर्द इल्ज़ाम इसलिए ठहराता हूँ बाकी केसों की बनिस्बत कि वो केस तो बना ही जेआईटी की, जो वाजिद ज़िया साहब की जेआईटी थी, जिसमें पाकिस्तान में 6 बड़े हीरे और 6 इदारों से लिए गए थे अफराद, वो उसकी तहकीक और तफ्तीश कर रहे थे। और फिर सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच था जो उस मुकदमे की पूरी उसने एविडेंस को इकट्ठा करने का हुक्म दिया, उसकी मॉनिटरिंग की, और उसके बाद नैब तो उसमें सिर्फ एक डाकखाने का किरदार अदा कर रहा था कि जो रेफरेंस जेआईटी ने बना कर दिया, नैब ने उस पर दस्तखत करके अदालत में दायर कर दिया। गवाह भी वही थे जो जेआईटी के थे, और एविडेंस भी वही थी जो जेआईटी की कलेक्टेड थी, 10 वॉल्यूम्स की थी। इसलिए इस केस में नैब को इतना मोरद इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन बहरहाल उस केस में एविडेंस हो सकती थी और बहुत अच्छी एविडेंस की जा सकती थी जो जेआईटी ने नहीं की। दूसरे तौर पर जो मियां साहब, इमरान खान साहब के केसेस हैं, अब मैं उसके बारे में भी बुनियादी तौर पर समझता हूं कि वो केसेस बहुत मजबूत हैं। अलकादिर ट्रस्ट का केस है, तोशा खाना का केस है, ये केसेस कोई छोटे केस नहीं हैं, और इन केसों में बड़ी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस मौजूद है जो और उसका और रिकॉर्डेड एविडेंस है, और ऐसी एविडेंस है जो बरतानिया से डायरेक्ट पाकिस्तान में आई, सुप्रीम कोर्ट में वो डॉक्यूमेंटेड वो चीजें जमा हुई। यकीनन उन केसों से जान छुड़ाना मुमकिन नहीं है, लेकिन अब बदकिस्मती लेकिन से आप अगर इस्टेब्लिश तो यही कर रहे हैं कि नैब काम नहीं कर रहा, अगर केस मजबूत मैं नैब काम सही तौर पर समझता हूं कि नैब और पाकिस्तान की अदालतें दोनों, आप देखिएगा कि अब ये इमरान खान साहब का जो सैफर वाला केस है, अगर जरा एक नजर इस पर डालें तो इसमें अभी तक जितनी खराबी पैदा हुई है वो अदालतों की तरफ से पैदा हुई है। यानी अदालत ने जो जेल ट्रायल का शुरू किया फिर खत्म किया। इसी तरह आप देखिएगा तोशा खाना केस में जज साहब ने इमरान खान साहब को एविडेंस पेश करने का मौका ही नहीं दिया।
और वो एविडेंस अच्छा खासा केस है, बेहतरीन डॉक्यूमेंटेड केस है, एविडेंस बेहतरीन उसमें मौजूद है, लेकिन वो सारा ट्रायल जल्दबाजी में करने के जी, बजाय जी, बिल्कुल, मखसूस बिल्कुल, औकात ये में बहुत अलग नुक्ता है और आप बिल्कुल ठीक सही है। कह रहे हैं, इस पे बहुत बात हो सकती है। काइंडली यहाँ पे रुकिएगा। जी, अज़ीज़ सदीक साहब, आप मुस्कुरा भी रहे थे, आई एम श्योर आपके पास एक आर्गुमेंट मौजूद है इसके लिए। बड़ा जी। हैरान हो रहा था, वकालत बड़ा यानी बातें तो बड़ी कर लेता है ना आदमी, यानी एक ही सब अपना एक ही लम्हे में थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा, अब तू मैं हैरान हो रहा हूँ इस बात पे, यानी कमाल बात कर रहे हैं आप इस बात पे। कौन सी एविडेंस देखी है उन्होंने? एविडेंस इन्होंने तो देखी, मैंने तो सारी एविडेंस देखी हुई है। बात बड़ी प्रिंसिपल बात हो रही है कि नैब इस्तेमाल हो रहा है, साफ कहे कि नैब इस्तेमाल हो रहा है, क्यों ये बात नहीं कह रहे? साइफर में, तोशा और भाई खाना में मैं तो अरसा दराज से ये बात कह रहा हूँ, मेरा तो रिकॉर्ड है, मैंने तो कहा है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नैब आप है करता ना, है। रिकॉर्ड समझ आ गया मुझे फिर आज फिर तो आपका, पैनामा में मुझे आज भी आपकी नैब समझ इस्तेमाल आ हुआ, गई। यही तो हम बात कर रहे हैं कि इस्तेमाल हो ही जा रहा है, इसके हवाले बात से खत्म कुछ वो होगी, नहीं है। माने इस लेकिन बात को। नैब इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आप ये कहते हैं कि मेरी हद कोई तक तो नैब मसला नहीं, इस्तेमाल हो रहा है, दूसरे की हद तक ठीक है, नैब ये बड़ा मैं कोई ईमानदार है। इमरान शफीक साहब उन्हें काइंडली बात पूरा करने दीजिए, फिर मैं आपको ना, दिखाती हूँ। जी, असल प्लीज़। में जो है ना, सफाई निस्फ़ इक़बाल जुर्म है, वैसे बेचारा सफाई देता फिर रहा है, क्या जरूरत है? आराम से सुने फिर जवाब दे दे। देखिए जहां तक केस नवाज शरीफ का है ना, नवाज शरीफ के केस में आज भी मनी ट्रेल नहीं है, जो दादें खरीदी हैं, जी, बिल्कुल। कतरी खत आया, कोई जवाब है किसी के पास? नहीं है। और क्या किया? अगर केस इतना अपना स्ट्रांग नहीं था तो नैब को कहने की क्या जरूरत थी कि हमने अपील नहीं चलानी? नैब लेकिन की अज़ीज़ अपनी साहब, व्हाट नीड्स टू बी डन, ये इसी नुक्ते को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि इस पे हम सबका कंसेंसस है। अब करना क्या है इमरान नैब का? उनका भाई, तो नए चेयरमैन आ रहे हैं, वो तो उन्हीं लाइन्स पे काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सब शर्मिंदा हैं? क्या ये 14 सियासी जमातें, मौलाना फजलुर रहमान साहब इससे शर्मिंदा हैं? ये जो कुछ हो रहा है इसके साथ, यानी साइफर का तोशा खाना का केस नोट कर लीजिएगा, आज के प्रोग्राम में कहता हूं, वो जीरो केस है, नथिंग, लिमिटेशन पे, जुरिसडिक्शन के इशू पे वो केस खत्म हो जाना है। साइफर का केस भी कोई केस नहीं है, वो सिर्फ इलेक्शन हो जाए उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा। हम बिला वजह सपोर्ट मत करें इस बात की, ये जो कुछ पहले होता रहा या अब हो रहा है, ये अब समझ आ रहा है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। और कहांगे वो निगरान वजीर आला लेकिन अज़ीज़ जनाब सईद साहब, जस्टिस, ये तो वैसे ही एक मॉरल्स की बेस पे हम बात करते हैं कि आप स्टेट गिफ्ट को इस तरह से बेच नहीं सकते। इसमें मोरालिटी ज़्यादा है। बाकी कम नहीं पैसों से एविडेंस नहीं है बेचा, ना, ज़्यादा पैसों से बेचा, वो बिल्कुल एविडेंस एक नहीं है, कानूनी बात है, बट मेरी बात मोरालिटी तो सुनिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा है। नहीं, इसमें एविडेंस नहीं है, जरा समझिएगा। यानी वो कहते थे ये सस्ते खरीदे, कोई एविडेंस आया कि सस्ते खरीदने का? महंगे बेचे। वो उमर फारूक बड़ा बंदा आया, कोई एविडेंस दिया सामने? यहाँ पर नहीं आया। मोरालिटी से आ गया, ये लिमिटेशन का इशू है, सेक्शन 137 के अंदर है कि आपको 120 दिन के अंदर एक्शन लेना है। इलेक्शन कमीशन ने एक्शन नहीं लिया, 3 साल एक्शन नहीं लिया। वो स्पीकर ने एक गैर कानूनी रेफरेंस भेज दिया इलेक्शन कमीशन को और उसमें एक्शन ले लिया। खुदारा मजाक मत करें, कानून और आइन के साथ मत खेलें। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे साइफर का रुकिएगा केस, उनको। लेकिन तोशाखाना केस में तो चीज़ें बहुत क्लियर थी अज़ीज़ सदीक साहब, इसको मैं अब नहीं ना, लीगली। क्लियर नहीं है ना। देखिए, मैंने जो के पढ़ा हुआ है ना, मैं एविडेंस बेस्ड बात करता हूँ, एविडेंस बेस्ड बात कर रहा हूँ। मैंने एक एक चीज देखी हुई है। लिमिटेशन के प्रिंसिपल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 3 दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भेज दिया कि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है, जिस तरीके से मामला को लेकर चल रहे हैं, उस पर जुरिसडिक्शन पहले डिसाइड करनी है। मैं तो पिछले 2 साल से इन केस को देख रहा हूँ। वो एक अलग है, लाहौर हाई कोर्ट में 5 ठीक मेंबर है बेंच अज़ीज़ साहब, बैठा यहाँ हुआ है, पे जस्टिस रुकिएगा। ने। आप अज़ीज़ साहब, आप पार्टी ओरिएंटेड केसेस की तरफ जा रही हैं, मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि मत जाएं। मैं बिल्कुल मैं कुछ ये कह और, रहा हूँ कि ये मैं सारा जो आपकी कुछ मिसालें है ना, समझ रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम ये बात नहीं करें। मैं चाहती हूँ कि हम ये माने बात करें कि नहीं, व्हाट कोई बड़ी नीड्स टू बात बी नहीं है। डन। क्योंकि अब चले देखिए एक पीटीआई बात के खिलाफ इस्तेमाल हो गया नैब, और पीएमएलएन के खिलाफ हो गया नैब इस्तेमाल, लेकिन नैब तो अभी भी है। तो माने ना, नहीं माने ना कि ये जो कुछ हो रहा है, नजर आ रहा है, एक सियासी जमात को कॉर्नर पे लगाया जा रहा है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। लेकिन हम मानने के लिए तैयार नहीं, ना हम सिविल लिबर्टीज की बात करना चाह रहे हैं, ना ठीक है हम अज़ीज़ चाहते हैं। साहब, यानी आप काइंडली मेरे साथ चाहे रुकिएगा। इमरान शफीक साहब, व्हाट अल्टरनेटिव कैन वी हैव एक्सेप्ट नैब? हाँ, देखें जी, जो एक्सेप्ट करना है ना, तो फिर पूरे तरीके से बात को एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि आगे बढ़ा जा सके। पूरे तरीके से एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि नैब को पिछले सिर्फ इस अभी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि नैब जब से बना है वो इसी काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, उस पूरे अरसे में भी नैब इसी काम के लिए इस्तेमाल होता रहा है। और नैब ने चाहे एहसन इकबाल पर केस बने हों, चाहे ख्वाजा बरदरान पर केस बने हों, उस वक़्त अगर नैब कोर्ट पॉलिटिकल के पूरे इंजीनियरिंग ऑर्डर कर में लिखा हुआ है,
को ख्वाजा लिखा साहब हुआ जैसे है। जी। इसलिए इस बहस को सिर्फ 14 पार्टियों तक महदूद ना रखें, बल्कि 15वीं पार्टी को भी लेकर आएं और 15वीं पार्टी भी अपनी गलतियों का एतराफ करे कि हाँ, हमने भी इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का प्रोसेस का हिस्सा रहे, हम इसके बेनिफिशियरी रहे, हमसे गलती हुई, कौम के सामने आके माफी मांगे और उसके बाद आगे के लिए एक चार्टर डेवलप करें। चार्टर, इस चीज का चार्टर हो, कौम को इकट्ठा किया जाए इस बात पर कि एहतसाब का जो इदारा होगा वो बिल्कुल इम्पार्शियल होगा। ये नैब है, ये नैब नहीं है, ये कचरा है। इस कचरे से इसको साफ किया जाएगा, इस गंद को, और इसको बिल्कुल एक ऐसा इदारा बनेगा जो वाकई पाकिस्तान लेकिन में लेकिन बैनुल कौमी असूलों ये इनिशिएटिव कौन ले सकता है? इमरान शफीक साहब अभी देखिए इंटरिम गवर्नमेंट है, अब वो ये अहम सियासी इंटरिम फैसले भी करिए, अहम मईशत के फैसले भी करिए, क्या देखें, उनका तो मैंडेट ही नहीं है। जो अभी की गवर्नमेंट है मेजर डिसीजन नहीं ले सकती है, कानून साजी नहीं कर सकती है। इसके लिए जो भी होना है वो कानून साजी के जरिए होना है। नई असम्बली आएगी और वो कानून साजी करके इस अज़म के साथ आए कि एहतसाब का हम शफाफ निज़ाम मुतारिफ करवाएंगे और उसमें पाकिस्तान के इदारों को भी बहुत अहम किरदार अदा करना पड़ेगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को बहुत अहमियत के हामिल, इस पर यकीनन उनको सुप्रीम कोर्ट को जो है वो एक अपना किरदार अदा करना पड़ेगा और जो पार्लिमान बेहतर कानून साजी अगर लेकर आए तो उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, जिस तरह अभी उन्होंने किया है अमेंडमेंट के मौजू पर। इमरान खान साहब जो अमेंडमेंट को चैलेंज किया था, तो जो उसमें फैसला है वो बड़ा बेहतरीन फैसला तरीके से अभी वो चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी आ रहा है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के इदारे भी हैं जिन पर यह इल्जाम आता है कि वो नैब को इस्तेमाल करते रहे, या तो नैब एक, और दूसरी बात भी ये है कि एक चीज भी तय करनी चाहिए पाकिस्तान को कि करप्शन तो सिर्फ सिविलियन नहीं करते, करप्शन तो सिर्फ पार्लियामेंटेरियन नहीं करते, बल्कि करप्शन का जो भी कानून हो वो जजों पर भी उसका इतलाक होता हो, जर्नलों पर भी उसका इतलाक होता हो। बड़े जितने भी एग्रीमेंट्स हैं, जितने बड़े मुआहिदात हैं, जितने बड़े जो इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब में अगर करप्शन होती है ठीक तो है। वो उसका इमरान साहब, आप एहतसाब मेरे सबके साथ लिए ही का अज़र साहब, स्लोगन है। खाकान अब्बासी भी बार बार कहते थे जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई कि रिवैम्प करने वाले हैं, फिर वो भी बात अपनी जगह ख़त्म हो गई, फिर वो कुछ तरमीम आई, अब वो भी अंडर डिस्कशन है। क्यों नहीं एक कंसेंसस हो पाता कि नैब चलाना किस तरह से है? जो भी गवर्नमेंट में आता है वो फिर नैब से इनसिक्योर हो जाता है। अभी आप समझते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट इस हवाले से भी कुछ सोचेगी या सोचना चाहिए? और तो बहुत सारे फ्रंट्स हैं जो इंटरिम गवर्नमेंट का काम नहीं था पर वो कर रहे हैं। देखिए, अभी शाहिद खाकान अब्बासी ने अगर ये बात कही थी, आज कहाँ है? वो दूर बैठे सियासी जमातों से। यानी सियासी जमातों ने पिछले 70 साल से यही कुछ किया है। यानी जो मर्जी मिसाके जमहूरियत के नाम पे जो इस मुल्क की तबाही की है, मैं तो 5 जून से कह रहा हूँ मिसाके पाकिस्तान की, पाकिस्तान को जरूरत है, पाकिस्तान को आगे लेके जाए, ये कोई तरीका नहीं है। आपको अंदाजा नहीं है इस वक्त एंटी करप्शन डिपार्टमेंट किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, एफआईआर किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। हम कम से कम एक बात पे आए तो सही ना, सियासी जमातों को ये कहना चाहिए, वो खुद इनकी हुकूमत रही है, अपना 17 महीने हुकूमत रही है, उसके बाद निगरान सेटअप है, अभी भी हो सकता है निगरान हुकूमत बैठे, काबीना के साथ बैठे, तरामीम करे, ऑर्डिनेंस की शक्ल में ले आए। किसने का ऑर्डिनेंस, अभी ऑर्डिनेंस कितने पास किए उन्होंने, आप खुद देख लें। आप तो अभी कितने 4 ऑर्डिनेंस तो पिछले दिनों पास किए सदर पाकिस्तान ने इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान। तो यहाँ जब कंसेंसस, अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क को आगे लेके जाना है, तो ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, जो कुछ भी ज्यादती हो रही है, ये जो फसायत चल रही है इस वक्त मुल्क के अंदर, और हम सारे सपोर्ट कर रहे हैं उसको। यानी खुदारा मिसाके पाकिस्तान कर ले, मिसाके जमहूरियत ने तो तबाही कर दी ना। आपने मिसाके जमहूरियत में एक टारगेटेड एजेंडा था, सियासी जमातों का खेल था, एक आना जाना, निगरान सेटअप जिस तरीके से लगाने का ये 18वीं तरमीम ने दिया, इलेक्शन कमीशन किस तरह लगाना 18वीं तरमीम ने किया, चेयरमैन नैब किस तरह लगाना। लेकिन अज़र साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब ये हुकूमतों की, या इस हुकूमत की, आने वाली हुकूमत की प्रायोरिटी होगी कि इस इदारे के हवाले से कुछ किया जाए, या ये आपको लग रहा है कि जिस तरह चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा? क्योंकि रिसेंटली ज़िलाई के भी कुछ और नए केसेस बने हैं और भी मज़ीद केसेस बने हैं, तो वो ही हम देख रहे हैं कि एक हिरारकी है कि एक को रिलीफ मिलता है, एक को नहीं मिलता, तरीका वही है। देखिए, एक बात बताऊं, यूएन कन्वेंशन ऑन करप्शन 2005 को सामने रखते आप इस इदारे को मुकम्मल तो खत्म नहीं कर सकते। इसके जुरिस्डिक्शन इशू है, बाकी इशू है, लेकिन वजह ये है कि जब तक ये सियासी जमातें आपस में बैठ के ग्रैंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी कि हमने और ये तय करना पड़ेगा, हर एक को मैनिफेस्टो में रखना। इदारे आप इदारे रखें अपनी जगह पर, लेकिन जब तक आपकी विल नहीं होगी, आप नहीं चाहेंगे कि कोई इसको इस्तेमाल ना करे। जब ये सियासी जमातें आपस में बैठकर तय कर लेगी ना, तो ये इदारे कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, आपको याद रखिएगा। लेकिन मसाइल यहाँ पर ये है कि अपोनेंट को किल करने की पुरानी मिसाल है छांगा मांगा की। एक दौर में छांगा मांगा की सियासत जो है
जारी होती थी, फिर उन्होंने पाबंदी लगा दी। फिर हमने देखा कि छांगामांग की सियासत जिंदा हो गई। एक दौर में नैब बुरा लगता था, आज के दौर में फिर नैब उनको अच्छा लग रहा है। आपने सोचना तो है ना कि कौल और फ़ील में तज़ाद बहुत है। जब तक ये सियासी जमातें सोचेंगी नहीं, तय नहीं करेंगी कि हमने इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है तो सर्टेन पैरामीटर्स तय करने पड़ेंगे और वंस फॉर ऑल होंगे। आज अगर अजहर सिद्दीक है, कल नहीं होगा। अगर आज मुस्लिम लीग नून है, कल पीपल्स पार्टी है या पाकिस्तान तहरीक, कोई सियासी जमात भी ये अगर आप ये करेंगे तो ये मुल्क जाएगा बैठा इसको यूके में। यहाँ कंप्लायंस, यहाँ सियासी जमातों का कोई रोल नहीं है। ठीक, अजहर साहब म्यूनिसिपैलिटी आपने अपने साथ ही दरकार रुकिएगा। इमरान शफीक साहब, तो कोई ग्रैंड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हो जाएगा ग्रैंड कॉन्ट्रैक्ट? देखें, अगर अभी भी नहीं होता तो ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला नहीं है। उसकी वजह ये है कि पहले जो हुकूमत, जो पहले नारा था ना, वोट को इज्जत दो, वो जिन लोगों ने लगाया था उन्होंने उस नारे को दफन कर दिया है। और वो 16 माह जिन्होंने जिनके सहारे हुकूमत की है और जिन्होंने उनको हुकूमत लेकर दी थी, और आगे भी जिस तरह की इंजीनियरिंग हो रही है, तो यकीनन जो निज़ाम के बेनिफिशरी होते हैं वो निज़ाम में कोई बहुत बड़ी आप तब्दीली नहीं ला सकते। और यकीनन उनके अब मफाद इसी में वाबस्ता है कि एक जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको मुख्तलिफ केसों में वो रहे, वो 2-3 साल तक अब ये उनका सिलसिला चलता रहेगा। ये 2-2 3-3 साल की जेलों की बारियां हैं जो इन सब की लगी हुई हैं। और सबको पता है कि अब हमारी हुकूमत इस तरह चल सकती है कि दूसरी पार्टी के अंदर रहे। पहले यही सूरत हाल मियाँ साहब के साथ थी कि जो हुकूमत लेने वाले थे, अजहर सदीक साहब अभी फरमा रहे हैं, उनके जो चहीते जो हुकूमत लेने वाले थे उस वक्त उन्हें पता था कि मियाँ साहब के साथ जब तक केसेस बनेंगे नहीं, वो नाअहल नहीं होंगे, आज़ाद इंतखाबात अगर होंगे तो हमें मौका नहीं मिलेगा। तो ये एक चक्कर है, ये चक्कर उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक सियासतदान ये बात सोच ना लें कि वक्ती मफादात को छोड़कर हमें मुल्क को आगे लेके जाना है, और उसके लिए किसी ना किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और बहरहाल अभी वक्ती तौर पर कोई भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। और जो निज़ाम के बेनिफिशरी हैं असल, जिनके हाथ में सारा कंट्रोल है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि कंट्रोल, जिसके पास पावर होती है ना, वो अपनी पावर को छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होता। और वो अपनी पावर का असूल यही है कि आप पावर को आगे बढ़ाएंगे, तो वो इदारों पर अपनी गिरफ्त और मजबूत करना चाहते हैं, वो और इस निज़ाम को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनका मफाद इसी पर वाबस्ता है। और सियासतदान जो है वो उनके हाथ में कठपुतली हैं, खिलौना है, और वो खिलौने के तौर पर वो चाहते हैं कि हम इस्तेमाल होते लेकिन रहें, अजहर हम भी साहब, अपने अब छोटे तो छोटे अभी मफादात अभी तो लेते रहें। मुल्क में जो एक जिसको हम आम लफ्ज़ों में हवा कह देते हैं, कि जो हवा का रुख बदला हुआ है, उसमें वाइब ये है कि अब एक कंसेंसस है कि मईशत को भी बचाना है, सियासत को भी बचाना है, मुल्क को भी बचाना है, किसी भी तरह बचाना है, किसी भी इंतहाई इक़दाम करके बचाना है। लेकिन वो जो हवा का रुख है, आपको लगता है कि अब वो नैब को भी नहीं बेहतरी की तरफ ले जाएगा जो अब हुआ है? नहीं नहीं, देखिए, अजहर सदीक ये साहब। हवा का रुख मैं बताऊं आपको, जी देखिए जी, जरा थैंक यू तो इमरान समझ, शफीक साहब। जी जी, है ना, आई होल्ड यू है। जी जी, समझने वाली बात है ना। मैं जब मैंने जैसे बताया ना 5 जून को जब मैं लंदन में आया तो उसको मैंने बैसाख पाकिस्तान का नाम दिया। मुझे बहुत से लोगों, मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोगों ने कहा कि अजहर तुम ये क्या बात, मैं कह रहा हूं कि मैं तो डिजास्टर देख रहा हूं इस मुल्क आने वाले दौर में। यहाँ सियासी जमातों को एक ग्रैंड अलायंस की जरूरत है। ग्रैंड अलायंस किन इश्यूज पे? 4 इश्यूज पे, कोई बड़े इश्यूज नहीं है। सबसे पहली बात है कि मुल्क को कर्जों से निजात कैसे दिलानी है और मुल्क की मईशत के ट्रैक पे कैसे लेना है, टैक्सेशन का निजाम कैसे बेहतर करना है, बेरोजगारी खत्म करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप लेने हैं, और अगर अकाउंटेबिलिटी करनी भी है तो अकाउंटेबिलिटी के पैरामीटर तय करने पड़ेंगे। कोई सियासी, और इस पे बाकायदा यानी ऐसा नहीं है, और ये कोई मिसाके जमहूरियत के नाम पे नहीं, इसका बाकायदा एक इस तरह की पोजीशन रख के, और इसमें हमारी ठीक कोर्टें है। बहुत इन्वॉल्व शुक्रिया हो। आप दोनों का तो ज्वाइन करने के लिए। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद। इस वक्त मुझे डॉक्टर कैस साहब ने ज्वाइन किया। डॉक्टर कैस साहब, आइंदा साल 30 जून तक पाकिस्तान पे कर्ज़ों का बोझ 820 ट्रिलियन हो जाएगा, और IMF के कर्जे उतारने के लिए ऑर्डिनेंसेस का सहारा भी लिया जा रहा है। आपको लगता है कि ये सही फैसला है, और इदारों के अंदर यही कंसेंसस है, जैसे पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, पोस्टल सर्विसेज, ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशंस, इन सारे इदारों में ऑर्डिनेंस के तहत तब्दीलियाँ की जाएंगी, हायरार्की को चेंज किया जाएगा, और ये एक नया फार्मूला है कि IMF की शराइत पूरी की जा सके। इट्स वन ऑफ द मूव्स। इस पर क्या कहेंगे आप? बात ये है कि रिस्ट्रक्चरिंग करनी तो बहुत ज़रूरी है, मगर ऑर्डिनेंस आपको पता है उसकी मियाद 6 महीने होती है,
या तो इलेक्शन जो है उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया गया है, तो फिर तो मुझे समझ आती है इस सारे डायरेक्शन की। वरना जो भी गवर्नमेंट आएगी नई फरवरी के बाद, वो शायद चैलेंज करे ये ऑर्डिनेंसेस को। पाकिस्तान ने अपना हाल बहुत खराब कर लिया हुआ है। ये मैं एग्री करता हूँ कि जो खसारे में जा रहे हैं अदारे, वो या रिस्ट्रक्चर हों, उनकी मैनेजमेंट को सजाएं देनी चाहिए और या फिर वो बेच देने चाहिए। मगर ये मुझे नहीं समझ आती कि 20 ट्रिलियन रुपए जो हैं वो कैसे जनरेट और ये होंगे इतने। जीडीपी का 7.8% है, यानी कि हमारी जीडीपी का 7.8% सिर्फ कर्जा है। जी देखें, ये जो 7.8% कर्जा है, जब इकोनॉमी जो है वो श्रिंक कर रही हो, जो चल नहीं रही हो, जब टैक्स जो है वो सिर्फ उन्हीं से ले रहे हो जो पहले ही टैक्स नेट में हैं, तो फिर मुश्किल हो जाता है ना कि आप और पैसे लेके कर्जा वापस करें। और जो इकोनॉमिक डायरेक्शन है वो कैसे पूरी होगी? वो अगर फॉरेन इन्वेस्टर आप बुला रहे हैं तो उनको क्या मराहतें दे रहे हैं? हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए ये देखने के लिए कि वो किन शराइत पे आ रहे हैं। तो इन अ वे ये मुश्किल काम है और शायद अनइलेक्टेड गवर्नमेंट ही कर सक रही हो। प्रेसिडेंट जो अब उसकी मियाद भी खत्म हुई है, वो अब लेकिन ऑर्डिनेंसेस हालात कर की रहा है। वजह से इंटरिम गवर्नमेंट की पावर्स तो बढ़ाई गई है ना, इतनी तो है कि वो आईएमएफ के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। शकील रामे साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। शकील रामे साहब, जीडीपी का 7.8% हिस्सा कर्ज है, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आईएमएफ की शराइत मंजूर करवाने के लिए ऑर्डिनेंसेस का सहारा लिया जा रहा है। ऑलरेडी जो इतनी रिफॉर्म्स की गई थी उससे हम क्या आउटपुट देख रहे हैं? कुछ भी कम नहीं हो रहा, महंगाई कम नहीं हो रही, एक्सटर्नल फाइनेंसेस के नंबर्स तो आ रहे हैं लेकिन हमें रिजल्ट नज़र ही आ रहा। कैसे देख रहे हैं आप देखिए, इसे? जब तक आप इकोनॉमी के फंडामेंटल्स को ठीक नहीं करेंगे, आप जितना भी ये पैच वर्क कर लें, इसका कोई रिजल्ट नजर नहीं आएगा। और जो हमारे फंडामेंटल खराब हुए हैं, मसलन हमने प्रोडक्शन बेस को हमने ऑलमोस्ट मिनिमम लेवल पे ले गए हैं, हमें रियल एस्टेट पे चले गए हैं, फाइनेंशियल सेक्टर को स्ट्रेंथन करना शुरू हो गए हैं। देखिए ना, बैंकिंग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, या आप देख रहे रियल एस्टेट कैसे परफॉर्म कर रहा है। हमने बिजनेस जो प्रोडक्शन सेक्टर था उसमें अपॉर्चुनिटीज को मिनिमाइज कर दिया है, और जो नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर है उसको हमने एनहेंस कर दिया है। और इसको देखें, आपको इम्प्लीकेशन नजर आएंगी, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर से आप ज्यादा कमा नहीं सकते, ना जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, ना रियल एस्टेट से कर सकते हैं। ये तो क्या कह रहे हैं कि आप थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। अब जो आप बात कर रहे हैं आईएमएफ के साथ, आईएमएफ जो हमें शिकायतें कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसमें आईएमएफ और इन ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा हाथ है। बंदे की जब 1988 से हमारा जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम हमें कंपेल किया गया, उसमें हम शामिल हो, ऑनवर्ड पाकिस्तान इन्हीं की शराइत पे क्या कहते हैं मुख्तलिफ किस्म की रिफॉर्म्स कर रहा है। इन्हीं की शराइत पे हम यानी कि रिफॉर्म को फॉलो करते हुए पाकिस्तान अपनी आईपीपी की पॉलिसी लेके आया, जिसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्या कहते हैं हिला के रख दिया है। अब हम क्या लिबरलाइज हो जाए, आप मार्केट खोल दें, आप अपना जो क्या कहते हैं कि डॉलर रेट है, एक्सचेंज रेट है, इसको मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दें। ये सारी जो प्रॉब्लम है ये हमें इन्हीं के साथ काम करते हुए रास्ते में मिले हैं। ठीक है रामी साहब, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ टू सिंप्लीफाई दिस, कि जब इंटरिम गवर्नमेंट आई थी तो सबसे पहले बिजली चोरी, गैस चोरी के ऊपर इकदाम किए गए, लोगों की पकड़ दकड़ की गई, सादा कपड़ों में लोग लिटरली पकड़ के लेके जा रहे थे, इतने सख्ती से काम हो रहा था। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को मुल्क से बाहर भी भिजवाया गया, बहुत सारे फ्रंट्स। फिर हमने ये भी देखा कि लॉस मेकिंग एसओईज़ के हवाले से भी इकदाम किए गए, कहीं प्राइवेटाइज़ करना है, कहीं शेयर्स बेच देने, कहीं पब्लिक सेक्टर को मज़ीद इन्वॉल्व कर देना है। लेकिन ये इतने, और अब ये कि अब ऑर्डिनेंस का सहारा भी लेना पड़ा है, ऑर्डिनेंसेस के थ्रू। तो ये क्या है जो पिछले 2 माह में फिक्स नहीं हो पा रहा? क्या डायरेक्शन सेट नहीं हो पा रही, या जो प्लान चल रहा है वो बड़ा इंप्रेसिव है? व्हाट इज़ मिसिंग अभी तक? देखें, जो आपने बात है एक एक करके बात करते हैं। आपने बिजली चोरी की बात की, गैस चोरी की, वो एक कह लेंगे कि पैच वर्क था। रियल प्रॉब्लम जो है वो जो है कि मुफ्त में बिजली देते हैं, मुफ्त में गैस देते हैं, उन पे तो कोई बात नहीं कर रहा। अब बिजली चोरों को तो आप थोड़ा पकड़ते हैं, जो छोटे वो पकड़े जाते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं उनकी आप बात ही नहीं होती। और दूसरा, जिनको आप मुफ्त में गैस दे रहे हैं, मुफ्त में बिजली दे रहे हैं, सारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल है ना, क्योंकि सरकार प्राइवेट तो है नहीं है, उससे कोई बात नहीं कर रहा। फिर मैं ये कहना पैच वर्क है। सेकंड, जब आपने बात की कि अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को, ये बहुत अच्छी बात है, निकालना चाहिए।
क्योंकि हमारा अपना जो रिसोर्सेज हम पे उससे पहले ही बर्डन है। तीसरी आपने बात की एसओ की, लेकिन ये रॉन्ग पॉलिसी है। प्राइवेटाइजेशन जो है कि कौमी एसेट्स की, ये कभी भी कामयाब नहीं हुई। कि आपको देखो किसी भी स्टेट को चलाने के लिए आपको नॉन टैक्स रेवेन्यू भी चाहिए होता है। टैक्स रेवेन्यू भी आप नहीं चला सकते सिर्फ वो किसी मुल्क को। जिस मुल्क ने प्राइवेटाइजेशन किया, मुझे एक मिसाल बता दें वहाँ जो कामयाब हुई लोग, चाहे आप अर्जेंटीना को ले लें, चाहे आप यूके को ले लें, चाहे आप फ्रांस को ले लें, चाहे आप स्पेन को ले लें, अब जिस मुल्क में भी चले जाएं, हमें जो प्राइवेटाइजेशन का जो खब्त है इससे निकलना पड़ेगा। हमें इनमें दूसरी बात यह है, मुझे दुनिया में कोई एक बिजनेसमैन दिखा दें कि जो एक लॉस मेकिंग एंटिटीज को खरीदे या एक लॉस मेकिंग बिजनेस में जो इन्वेस्ट करना चाह रहा हो। इसका मतलब है कि बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है। प्रॉब्लम है गवर्नेंस का, जो गवर्नमेंट का कसूर है। अगर आप इसी तरह गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर रही, जब आप गवर्नमेंट को प्राइवेटाइज कर देंगे, कोई बंदा आए इसकी बोली दे और इसको लेके हुकूमत चलाना शुरू कर दे, मुल्क चलाना शुरू कर दे, जो मसला है उसको हल करें। अदरवाइज आप जो मर्जी करते रहे, दौड़ लगाते रहे, एट दी एंड ये सर्कल में एक होगा आपका, क्या कहते हैं कि सारा सिस्टम हो गई सारी दौड़ और आप जीरो पे वापस आकर खड़े हो जाएंगे। जी डॉक्टर कैसा ये हुकूमती इदारों की तंजीम नौ के लिए और मुंतजमीन नए लगाने के लिए ऑर्डिनेंसेस को ही हम क्यों अहमियत दे रहे हैं? कोई और तरीक़ाकार क्यों नहीं हो सकता था इस वक्त? देखिए, बात ये है कि एक खास सोच डेवलप हुई है पिछले कुछ सालों में। वो ये है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए। ये जो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें इलेक्टेबल्स इलेक्ट होके आ जाते हैं और वो भी वेस्टेड इंटरेस्ट में जाते हैं, उसका तोड़ ढूंढने की कोशिश हो रही है। जो कामयाब नहीं होगी, आप कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं निकल सकते। सो आई थिंक ये बात करेक्ट है जो अभी कही गई है कि आप इकोनॉमी को उसकी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज से चलाएं। आप जो प्राइवेट सेक्टर के हैं, एसएमईज हैं, छोटे किसान हैं, उनको वायबल करें, उनको प्रोडक्टिव करें, उनको एक्सपोर्टेबल करें। कहीं इकोनॉमिक प्लान तो हमें नजर नहीं आती। जब इकोनॉमिक प्लान नजर नहीं आएगी तो फिर ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट आप करेंगे, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस लाएंगे, तो आई डोंट थिंक इस तरीके से काम होता है। आप एक इकोनॉमिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट की एक छोटा सा थिंक टैंक बनाएं जो आपको एडवाइस करे कि इकोनॉमी को कैसे चलाना है, इन्वेस्टमेंट को कैसे लाना है, एसएमईज को कैसे जो है सिनर्जीज देनी है, बिजली का इशू कैसे सॉल्व करना है, तो फिर ही चलेगा। ये ऑर्डिनेंसेस से तो आपने ये फैसला कर लिया कि मुल्क को बेचना है और किसी भी भाव बेचना है, और जो आपने एमओयूज अभी साइन किए हैं उसके तहत आके निकले खरीद के ले जाएंगे। तो क्या ये सोचा है कि क्या नई किस्म की ईस्ट इंडिया कंपनी तो नहीं बना रहे आप इस मुल्क में? आप जब तक इस मुल्क के रिसोर्सेज को वायबल नहीं करेंगे, जब तक आप इस जो मैनेजर्स हैं इन कंपनियों के, उनको जो है उनकी गवर्नेंस ठीक नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों को प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और ये भी बहुत अहम नुक्ता है कि अगर इनके साथ आज़ाद अरकान लगा भी दिए जाते हैं टॉप मैनेजमेंट को ख़त्म करके, तो ये क्या ये कोई टेक्नोक्रेट्स की तरह उनकी वर्किंग होगी या ब्यूरोक्रेसी की तरह? और कौन इस बात की ज़मानत देगा कि वो एलिजिबल भी हैं इन ओहदों के लिए? प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह।